आज एक न्यू मानवा स्टार्ट किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू आप सभी को। कहानी की शुरुआत होती है जब हवाओं में चिंगारी उड़ रही होती है और एक आदमी भेड़ियों की लाशों के ऊपर खड़ा होता है और वह एक भेड़िए से अपनी तलवार निकालता है और फिर वह दो और भेड़ियों की तरफ मुड़ता है। उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी है और एक में तलवार, और वह भेड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अब उनकी बारी है। भेड़िया उसकी ओर झिकझैक अंदाज में दौड़ते हैं और हवा में कूदते हैं। वे उस पर गरजते हैं और वह भी चिल्लाता है। वह एक भेड़िए के सिर पर छुरा घोंपता है, फिर अपनी ब्लेड को बाहर खींचता है और उसे साफ करने के लिए घुमाता है। तभी दूसरा भेड़िया अपने मुंह को खोले उस पर कूदता है और वह उसकी मुंह की तरफ ब्लेड घुमाता है, लेकिन भेड़िया ब्लेड को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ में आता है कि एक और भेड़िया उसकी तरफ बढ़ रहा है। फिर वह अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठाकर चिल्लाते हुए स्विंग्स करता है और भेड़िए के सिर को काट डालता है, लेकिन वह अभी भी वो दूसरा भेड़िया उसे खींच रहा है। भेड़िया उसे सीधे एक पेड़ से टकरा देता है। वह फिर से अपनी कुल्हाड़ी आसमान में उठाता है और भेड़िए के सिर पर बार बार वार करना शुरू कर देता है, जब तक कि आखिरकार वह अपनी सांस लेने के लिए रुकता है। तभी एक और भेड़िया दिखाई देता है जिसका मुंह कुछ खून से सना हुआ होता है। उस आदमी ने फिर किसी का धन्यवाद किया। जैसे ही भेड़िया और करीब आया, उसने कहा कि अब उसने पुष्टि कर दी है कि पत्र असली था, इसलिए उसे इसे जिंदा रखने का कोई कारण नहीं है। फिर कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जब वह खुश था कि उसके मध्य परीक्षण आखिरकार खत्म हो गए हैं और वह एक बार फिर अकादमी में जिंदा रह गया है। अब हमें इयान पर्कस से मिलवाया जाता है, जो नाइट्स विभाग का तीसरे वर्ष का छात्र है। एक महिला उसे बताती है कि ये तो सिर्फ मध्य परीक्षा थी और उसे इसे लेकर इतनी बड़ी बात नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर वो बाकी परीक्षाओं में फेल हो गया तो उसे बाहर भी निकाला जा सकता है। उसका नाम सेलेन है, जो नाइट विभाग की दूसरे वर्ष की छात्रा है। उसका दूसरा दोस्त कहता है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, तो उसे खुश होना चाहिए। वो है लेटो, जो इयान के साथ उसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहा है। इयान कहता है कि भले ही वह तलवारबाजी में अच्छा न हो, लेकिन उसने अपने फुटवर्क और घुड़सवारी के कौशल से पास हो गया। लेटो कहता है कि भले ही वह ऐसा करने में कामयाब हो जाए, वह फिर भी एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह रहेगा, जैसे कि एक सुरक्षा गार्ड। सेलेन कहती है कि वो उन लोगों की तरह नहीं है और हर परीक्षा के साथ उसकी जीवन प्रत्याशा घटती जा रही है। इयान कहता है कि वो साम्राज्य के सबसे अच्छे अकादमी में है, तो यह मुश्किल होगा। सेलिन पूछती है कि वह यह स्पष्ट क्यों बता रहा है, और यान उसे बताता है कि इस सब की शुरुआत उसने ही की थी। वह पूछती है कि क्या उसे पता है कि कल की पहली कक्षा एक प्रायोगिक तलवारबाजी कक्षा है, इसलिए उन्हें देर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उन्हें अंक कम मिलेंगे। इयान साई करता है और पूछता है कि यह परीक्षा के तुरंत बाद ही क्यों होना चाहिए। सेलिन कहती है कि यह बड़ी बात नहीं है और वह उन्हें कल मिलेगी। लेटो भी यही कहता है और वे सब अलविदा कहते हैं और अपने कमरे में वापस जाकर इयान दरवाज़ा बंद करता है और फिर से साइज करता है, ये कहते हुए कि वह कभी भी सुबह की कक्षाएं नहीं लेगा। वह बिस्तर पर लेट जाता है और तुरंत सो जाता है। उसे डेरिलियम के बारे में सपना आने लगता है, जैसा कि हम उसे एक लड़ाई के मैदान में देखते हैं जहां लाशें बिखरी हुई हैं। वह उठता है और कहता है कि डेरिलियम आ रहा है और उन्हें उसे रोकना होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रलय आ रहा है। इयान चिल्लाकर जागता है और वंडर्स करता है कि उस सपने का क्या मतलब था, कहते हुए कि डेल्म एक मिथक का नाम है। डेल्म मानवता का विश्वासघातक था, सभी पापों का स्रोत, दानवों का भगवान। फिर इयान इसे नज़रअंदाज करता है, कहते हुए कि शायद ये सब उसके ज़्यादा पीने की वजह से है। तभी उसकी नज़र मेज़ पर कुछ चिट्ठियों पर पड़ती है और वह अपने कैलेंडर पर तारीख को देखकर सोचता है कि यह क्या है। वह अलग अलग महीनों में इसे उठाता है और पढ़ना शुरू करता है, ये कहते हुए कि शायद इसे छोड़ने वाला व्यक्ति कैलेंडर को भी बदल देता है। लिखावट बहुत ही फेमिनिन दिखाई देती है, क्योंकि यह बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। फिर वह इस पर सोचता है कि शायद यहाँ की किसी महिला को उसके लिए कोई फीलिंग्स हैं। वह कहता है कि वह कक्षा के लिए देरी कर सकता है, लेकिन इसे जल्दी से पढ़ लेना चाहिए। पत्र में लगभग ये लिखा है कि उन्हें लगा था कि यह एक परिकथा है, लेकिन उनके नाम किताब पर खुदे हुए हैं। वह सीट खींचता है और पढ़ना जारी रखता है। फिर कुछ सगाई और अपनी कक्षाओं और बीस्ट्स के बारे में कुछ बातें होती हैं। पत्र में लिखा है कि मैं भी तुमसे आज रात सपने में मिलूंगा। सामरिक कैलेंडर के 571वें वर्ष में, महीने के 5वें दिन, बोबियन का।
वह अपनी जीभ चिढ़ाते हुए कहता है कि वह धोखे में था, तारीखें भी मेल नहीं खातीं। लगता है कि उन्होंने इसमें कोई मेहनत नहीं की और सीआईए को अगले बार बेहतर तैयारी करनी चाहिए। अंत में एक अजीब हिस्सा है जो कहता है कि अगर वे भविष्य की रक्षा नहीं करते तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। वह परेशान होकर कहता है कि उसे पहले से ही कक्षा की ओर जाना चाहिए और पूछता है कि कौन है वो जो मुझे लिख रहा है। जब इयान अपने क्लास की ओर जा रहा था तब सुनता है कि कुछ स्टूडेंट्स उसके बारे में बातें कर रहे थे कि वो तो पागल है। इयान बस सोच रहा था कि सब उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं और उसके कमर पर कुल्हाड़ी क्यों है। उसे नहीं पता कि क्या चल रहा है। वो लेटो और सेलीन को देखता है और दोनों को बुलाता है, लेकिन वो हैरान होते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। लेटो सेलीन बताता है कि सेलीन को ऐसा करना चाहिए जैसे वो उसे नहीं जानती। सेलीन कहती है कि वो तो जाहिर है, क्योंकि वो फिर से कहीं अजीब जगह नहीं जाना चाहती। इयान पूछता है कि क्या वो लोग उसकी बात सुन रहे हैं। सेलीन झिझक जाती है, लेकिन लेटो मुड़ता है और उसकी जांच करने लगता है। कहता है कि उसकी आंखें पहले से ज़्यादा स्पष्ट हैं और आज वो अलग दिख रहा है। इयान कहता है कि वो इस सब में मज़ा नहीं ले रहा है। लेटो बताता है कि एक बुरी आत्मा ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन अब वो चली गई है। इयान पूछता है कि वो क्या बात कर रहा है और सेलीन उसे बताती है कि पिछले हफ्ते कुछ ने उसे पकड़ लिया था। इयान पूछता है कि वो एक पूरे हफ्ते का क्या मतलब है, क्योंकि उसने तो कल रात उन्हें अलविदा कहा था। वो नाराज़ हो जाती है और पूछती है कि क्या उसे सच में कुछ भी याद नहीं है। लेटो कहता है कि उसने उन्हें हफ्ते भर से नौकरों की तरह ट्रीट किया है। अब उनकी इज्जत तो खराब हो गई है और अगर उसने उन्हें धमकी नहीं दी होती तो वो उसे किसी एक्सोर्सिस्ट के पास ले जाते। कुल्हाड़ी को देखते हुए वह पूछता है कि क्या उनका मतलब यही है। वे उसे कहते हैं कि वो इसे उनसे दूर रखे क्योंकि इससे उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के फ्लैशबैक मिलते हैं। इयान सोचता है कि क्या ऐसा कुछ सच में हुआ था। उसे कोई अजीब चीज़ याद नहीं है या कोई भूतिया जगह के पास रहने का भी नहीं। शायद ये उसके बुरे सपने से जुड़ा हो। वे दोनों बस इस बात से खुश हैं कि वो ठीक हो गया है और अब कोई और हादसा नहीं होगा। इयान पूछता है कि उनका हादसे से क्या मतलब है। सेलिन बताती है कि उसने कुछ पागलपन किया था, उसने दूसरे साल के टॉप स्टूडेंट को पीटा है। इयान सोचता है कि वो कौन हो सकता है। क्या वे सबसे छोटे और एक्सपर्ट और उस लड़के का मतलब है जो मॉन्स्टर सिव्स वुमन सिरिया ऑर्डिना के नाम से मशहूर है। इयान पूछता है कि क्या वे मजाक कर रहे हैं कि उसने किसी मॉन्स्टर जैसे किसी को पीटा, लेकिन सेलिन उसे बताती है कि उसने उसे एक पूरे हफ्ते के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया था क्योंकि उसने उसकी बुरी तरह पिटाई की थी। इयान कहता है, ये तो नहीं हो सकता, सोचते हुए कि कौन सा बुरा आत्मा ऐसा करवा सकता है। वह कहती है कि कोई आइडिया नहीं है, पूछती है कि वह इसके बारे में क्या करने वाला है। वह पूछता है कि उसका इसका क्या मतलब है और वह कहती है कि आज की सॉर्डरशिप क्लास के बारे में। सेलिन उसे घूरते हुए कहती है, क्या तुम्हें याद है कि आज फिर तुम्हारी लड़ाई उससे है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि क्या मेरी। और ये रहा पहला ख़त जो उसे मिला है, जिसमें लिखा है, मेरे प्यारे इयान पर्कस, ऐसा कोई नहीं होगा जो वसंत को पसंद न करे। उन्होंने ये आरन कोर्ट के राजधानी में एक समय सुना था। वो एक परिपक्व जेंटलमैन थे, अच्छे कपड़ों में, और उनकी बातचीत और आकर्षण ने सब पर छाप छोड़ी। अब जब वे इसके बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वो किसी खूबसूरत परिवार के लिए काम करते थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो सर्दियों में बेवजह घूमते रहे। उनकी मुस्कान वसंत की तरह गर्म थी। फिर हमें सेरिया को देखते हैं, जो फर्श पर पड़े हुए अपनी प्रैक्टिस डंडा उठाने की कोशिश कर रही थी। वो खड़ी होने में मुश्किल महसूस कर रही थी और बोली, ये विश्वास नहीं होता, लेकिन इयान उसकी बात काटते हुए कहते हैं कि जो चीज़ विश्वास नहीं होती वो उसकी औसत तलवारबाजी है, क्योंकि पहले तो वो 10 सेकंड भी मेरे सामने नहीं टिक सकती थी। फिर वो वार करता है और उसके चेहरे पर लगाता है, जिस वजह से वो फर्श पर लुढ़क जाती है। वो फिर से खड़ी होती है और फिर से पिटाई का सामना करती है। दूसरे छात्र कहते हैं कि वो लगभग हर किसी के खिलाफ अजेय थी, यहाँ तक कि चौथे साल के छात्रों के खिलाफ भी। फिर भी इयान समहाउ जीत जाता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है और पूछता है कि क्या उसे ज़रा भी शक नहीं हो रहा, जबकि उसने हर बार मौके का फ़ायदा उठाया और उसने उसे एक छोटा सा मौका दिया, बगैर ये समझे कि ये सब एक जाल है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और वो सोचता है कि उसे अपनी ही क्लास में किसी से क्यों लड़ना पड़ रहा है। अगर वो किसी कमज़ोर से लड़ता तो ठीक होता, लेकिन अजेय छात्र से लड़ाई सिर्फ एक सपना है। सलीन इयान से कहती है कि वो सरेंडर कर दे जब तक उसके पास मौका है। बाकी के सहपाठी कहते हैं कि वो तो काफ़ी ज़िद्दी है।
हालांकि वो बुरी तरह हार गई थी, लेकिन इससे मानने को तैयार नहीं। वो मुख्य पात्र से कहते हैं कि उसकी धुनाई करो और उसे कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर करो। प्रोफेसर हमेशा उसकी मदद करते हैं क्योंकि वो स्ट्रांग है, लेकिन उसकी आत्मइज्जत तो काफ़ी चोटिल हुई होगी। फिर टीचर कहते हैं कि अब बहुत हो चुका, क्योंकि उनका मैच शुरू करने का समय हो गया है। दोनों तैयारी करते हैं और टीचर उसे याद दिलाते हैं कि ये मैच उसकी कक्षा के लिए एक विकल्प है, तो ये उसके ग्रेड्स पर असर डालेगा। इयान कहता है कि इस ईवल स्पिरिट को भी इसे संभाल लेना चाहिए था। वो अपनी बात करके गायब हो गया। अब उसे नहीं पता क्या करना है, क्योंकि वो टॉप स्टूडेंट है। थोड़े अंक घटने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो फेल हुआ तो अपने माता पिता के साथ रहने के लिए फंसेगा। उसे बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो थोड़ा समय तक टिक सके, शायद 10 मिनट काफ़ी हों। वो तुरंत फासला ख़त्म करती है और उसे हवा में उड़ा देती है। वो ज़मीन पर गिरते हुए बोलता है कि वो 10 मिनट तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन अगर वो हार मानता है तो वो इसे स्वीकार नहीं करेगी। वो हकलाते हुए उठता है और पूछता है कि क्या अब उसकी बारी है। वो उसे कहती है कि जो उसकी मर्जी वो करे। वो अपनी तलवार खींचते हुए दौड़ता है और हवा में कूदता है, सोचते हुए कि क्या हो रहा है। उसका शरीर बहुत हल्का लगता है। वो सोचता है कि वो उस समय में क्या हुआ जो उसे याद नहीं है, क्योंकि उसका शरीर ठीक उसी तरह से चल रहा है जैसा वो चाहता है। सरिया थोड़ी मुस्कुराती है, फिर वापस फोकस करती है। वो उसकी तलवार उसके हाथ से निकाल देती है और पेट में एक घूंसा मारती है। उसके बाद एक और ज़बरदस्त वार करती है, जिससे वो घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि उसने सोचा था कि ये संभव है, लेकिन नहीं। सरिया पूछती है कि क्या उसने जानबूझकर ये मौका नहीं दिए, जबकि पिछले हफ्ते उसने उसे आसानी से हरा दिया था और अब जैसे वो उसके साथ खेल रहा हो। वो कहता है कि उसे पिछले हफ्ते की बातें सुनकर बहुत थक चुका हूँ। अगर एक और बार सुनी तो वो पागल हो जाएगा। सरिया पूछती है कि उसकी क्या गलती है कि वो अब मजाक का विषय बन गई है। वो गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर से कूदती है। इयान अपनी तलवार उठाता है, कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है। उसकी दृष्टि और प्रतिक्रिया की गति में सुधार हुआ है। जब सरिया घूमती है तो वह फिर से सोचता है कि उसे उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह उसे एक बार फिर से पीछे की ओर धकेल देती है। इयान फिर से कोशिश करता है। जब वह उठता है तो सरिया ऊपर से वार करती है। वह इसे रोकता है, लेकिन फिर भी एक और बार उसे जमीन पर पटक देती है। वह एक पल के लिए भी खतरा नहीं छोड़ती। सरिया इतनी तेजी से नजदीक आती है कि इयान को लगता है कि यह बस एक निरंतर हमले की तरह है, जहां वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन वह किसी तरह अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा है। इयान फिर से गिर जाता है, लेकिन जब वह फिर से खड़ा होता है तो उसे आश्चर्य होता है कि क्यों वह इतनी अनावश्यक चालें चल रही है। सरिया बताती है कि हमला मत करो, और जब तुम्हें कोई मौका मिले तो समझो कि वो एक जाल है। ये वही शब्द हैं जो उसने उसे पिछले हफ्ते कहे थे। इसी वजह से उसने दोबारा मुकाबले की मांग की थी, लेकिन वह बहुत खराब कर रहा है और हम उसे थका हुआ देखते हैं। सरिया दौड़ते हुए आती है और कहती है कि अब उसे सीरियस होना चाहिए। इयान कहता है कि जबकि वह पहले से और स्ट्रांग हुआ है, वह भी पिछली बार जैसी नहीं है। पिछले हफ्ते जो उसने उसे कहा था, उसके कारण वह और भी अनावश्यक चालें कर रही है। सरिया पलटवार करती है और वह इसे रोकता है। इयान खुद को थोड़ा दूर करता है, लेकिन वह करीब ही रहती है और फिर से वह उसका वार रोकने में सफल होता है। फिर सरिया एक बड़ा हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन स्विंग को फिर से ब्लॉक करने में वो सफल हो जाता है। वो कहता है कि अब उसने उसके साथ काफ़ी लड़ाई की है, अगर वो हार मान लेता है तो वो नाराज़ नहीं हो सकती। लेकिन इसके बजाय वह उसे खुश होते हुए दिखता है कि वो आखिरकार गंभीर है। वो एक हाथ में तलवार उठाए दौड़ते हुए आती है और कहती है कि अब उसे दिखाना चाहिए कि वो क्या कर सकता है। वो ऊपर देखता है और कहता है, वहाँ है। इयान देखता है और नोटिस करता है कि कोई कह रहा है कि अगर इयान 5 सेकंड में नहीं उठता तो सैरिया जीत जाएगी। इयान कहता है कि ये दोनों बातें, भूतिया खेल और सैरिया को हराना, अविश्वसनीय हैं, और वो जो बातें कहता है वो सच में होती हैं। टीचर गिनती शुरू करता है, लेकिन उसने अपने तरीके से सुधार किया है क्योंकि उसे फिर से सामान्य बनना है। सैरिया कहती है कि उसे पता है कि उसने जानबूझकर वो वार खाया। वो अंदर से सोचता है कि वो ऐसी हालात का निपटारा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गया तो वो फिर से एक और डुएल की मांग करेगी। भले ही वो मना करे या छोड़ दे, वो उसे बार बार चुनौती देती रहेगी जब तक उसे उस शर्म की अनुभूति न हो जाए जो उसने महसूस की थी।
वो किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा है जिसे वो खुद भी याद नहीं कर पा रहा है। सोचते सोचते पूछता है कि क्या सच में उसे सिर्फ इसलिए ऐसा बर्ताव मिल रहा है क्योंकि वो हार गई। टीचर कहता है कि अगर वो वापस लेना चाहता है तो उसे ऐसा करना चाहिए। और जब टीचर पूछा कि क्या वो रुकना चाहेंगे, इयान ने कहा कि वो चलते रह सकते हैं और टीचर ने कहा कि वो आगे बढ़ेंगे। फिर दोनों से कहा गया कि तैयार हो जाएं। सैरिया ने कहा कि ये अच्छा है क्योंकि वो ऐसे ख़त्म नहीं कर सकती। इयान मुस्कुराया और बोला कि वो अब भाग नहीं सकता और वो उसकी गरिमा को बर्बाद करने वाला है। सैरिया अपनी सोर्ड के साथ दौड़ती है और इयान सीधे सामने देखता है, फिर उसकी सोर्ड पकड़ लेता है जो सैरिया को चौंका देता है। वो कहती है, नहीं। वो उसे बिल्कुल अपने चेहरे के पास खींच लेता है और बताता है कि अब वो उसे पकड़ चुका है। अब हम एक और पत्र देखते हैं। इस पर लिखा है कि हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने क्या हासिल किया है, दुनिया की रक्षा करना और हीरो बनना। मैंने सोचा कि यह एक परिकथा की व्यर्थ कहानी थी जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, और कभी कभी मुझे अब भी लगता है कि यह सब एक सपना था कि हमारे नाम उस किताब के पन्नों पर लिखे थे। ये सब आपकी बदौलत है। नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा। हो सकता है कि ये हम सबकी बदौलत हो। लड़ाई के दौरान इयान कहता है कि उसे उसके तलवार के हमले साफ दिख रहे थे और वो बिना किसी मुश्किल के बचने में सफल रहा। सैरिया थोड़ी नर्वस लग रही है, लेकिन वो उसके अहंकार को तोड़ने के लिए तैयार है। वो चार्ज करने लगती है। इयान सीधे उसकी ब्लेड को देखता है और देख सकता है कि उसकी तलवार किस रास्ते चल रही है। जैसे ही वो नज़दीक आती है, वो तलवार को उठाकर सीधे उसी जगह स्विंग करने लगती है जहां इयान खड़ा था, लेकिन वो उसकी स्विंग्स का समय समझता है। वो फिर से कोशिश करती है, हवा में कूदकर एक और नीचे की तरफ हमले के लिए तैयार होती है। जब वो फिर से नीचे स्विंग करना शुरू करती है, हम देखते हैं कि इयान इसे उसी तरह पकड़ लेता है जैसे उसने थोड़ी देर पहले किया था। फिर वो उसी तलवार को साइड में फेंक देता है, जिससे सैरिया फर्श पर खिसक जाती है। वो उसे बताता है कि अब सब खत्म हो गया है और वो बेहद परेशान लग रही है, इतनी कि उसने डर के मारे अपने हाथ ऊपर कर लिए हैं और लगभग खुद को ही गीला कर लिया है। वो सोचता है कि क्या ये सच में ठीक है। एक हफ्ते पहले का विवाद सुलझाने का कोई मतलब नहीं है, ये तो बस और बिगाड़ेगा। ये जीतने के बारे में नहीं, बल्कि उससे समस्या को समझने के बारे में है। वो उसके माथे पर हल्का सा चिढ़ाता है। कुछ छात्र हंसते हैं जबकि दूसरों को समझ नहीं आता। सैरिया पूछती है कि वो क्या कर रहा है और क्या वो उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि वो जीत चुका है। इयान पूछता है कि वो उससे जीतने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है। सैरिया दांत किटकिटाते हुए चिल्लाती है कि जीत ही सब कुछ है, क्योंकि अगर वो हार गई तो मजाक बन जाएगी। इयान मुस्कुराता है और पूछता है कि किसे परवाह है दूसरों को क्या लगता है। एक मैच हारने से लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं वो नहीं बदलता, और जो मेहनत उसने अपनी तलवारबाजी में लगाई है वो भी खत्म नहीं होगी। फिलहाल वो कहती है कि हो सकता है वो सही हो, और वो उसे बताता है कि मजाक उड़ने से शायद दर्द होता है, लेकिन अगर अब तक जो कुछ भी उसने हासिल किया वो बेकार हो जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। वो सिर हिलाती है और उसकी आंखों में आंसू झिलमिला आते हैं। वो उसे बताता है कि वो अकादमी में हर समय हारता रहा है, इसलिए वो विश्वास कर सकती है जब वो कहता है कि दूसरों की बातों को दिल से लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तक कि अगर वो एक बार हार भी जाए और उसका मजाक उड़ाया जाए तो भी कुछ नहीं बदलेगा। सैरिया मानती है कि वो सही है और उसने अपने आप को ये समझाया है कि उसकी तलवारबाजी बेकार है, जबकि असल में वो खुद की मेहनत से पहले ही बहुत कुछ हासिल कर चुकी है। वो उसे बताती है कि उसने बहुत कुछ सीखा है। फिर बोस को धन्यवाद देकर वो कहती है कि इसका मतलब है कि उसने कुछ और छात्रों को पीछे छोड़ दिया। कुछ छात्र कहते हैं कि ये पागलपन है और सोचते हैं कि ये कौन है, ये पिछले हफ्ते वाला इयान नहीं है। टीचर हंसते हुए कहता है कि जवान होना अच्छा होता है। सैरिया कहती है कि अब से वो अपना रास्ता खुद तय करेगी जैसे इयान ने उसे सिखाया था। इयान भी अब खुद पर कॉन्फिडेंट लगता है क्योंकि उसके लिए तो वो सब एक दिन में ही हुआ है। लेकिन उसने ये भी सीखा कि चीज़ें हमेशा उसकी मर्जी से नहीं चलती, क्योंकि अब उसकी पॉपुलैरिटी पहले से और बढ़ गई है। लोग इसके बारे में अफवाहें बनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि उसने पहली बार उसे लगभग मार डाला और दूसरी बार उसे हार मानने के लिए मजबूर किया। इयान कहता है कि लोग उसे दूर रहना चाहते हैं। इयान कहता है कि उसने सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि उसे अपनी ताकत का नहीं पता था, न कि इसलिए कि वो स्ट्रांग है। हालांकि ये सच है कि उसकी ऑरा डिटेक्शन और माना भी पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन चाहे वो कितनी भी बेकार हरकत करें, अगर उसकी स्किल्स उससे ख़राब होती तो वो कभी नहीं जीत पाता। इयान सोचता है कि उन दिनों में क्या हुआ जो उसे याद नहीं है।
सेलिन पूछती है क्या वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि पिछले हफ्ते क्या हुआ। वो उससे बुलाता है लेकिन लेटो को अनदेखा करता है। इयान कहता है हाँ, लेकिन उसे नहीं पता क्यों वो साया ग्रसित हुआ था। वो कहती है कि सॉर्सरर ने कहा था कि वो ठीक था, लेकिन इयान कहता है कि उसके चारों ओर अभी भी अजीब अफवाहें घूम रही हैं। सेलीन कहती है कि ये तो कोई बुरी अफवाहें नहीं हैं, तो फिर ये क्यों मायने रखता है। पहले उसे कम आंका जाता था और इससे वो नाराज हो जाती है। उन्हें हमेशा ये कहते हुए देखा जाता है कि वो हैंडसम है, लेकिन चूंकि वो एक देहाती नोबल है, इसलिए ये आकर्षक नहीं है। वो उसे बताता है कि इसका मतलब ये है कि वे अब भी उसे पसंद करते हैं। सेलिन फिर उसके पैर पर पैर मरती है और कहती है कि उसकी वजह से अब हाई स्टेटस के नोबेल भी उनके साथ बेहतर व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वो उससे डरते हैं कि कहीं वो उन्हें कुचल ना दें। फिर लेटो पूछता है कि क्या ये अफवाह सच है। वो पूछता है कौन सी, क्योंकि कई सारी हैं। वो कहता है कि सैरिया उसके पीछे से उस दिन से ही घूम रही है। सेलीन चिढ़ जाती है और पूछती है क्या वो सच में उसके पीछे है। इयान कहता है वो देखो, वो वही है, और वो उनसे कहता है कि उसे देख लें, लेकिन जाहिर ना होने दें। पर वो उसे सीधे देखकर देखने लगते हैं और बहुत ही जाहिर बना देते हैं। हम उसे पेड़ के पीछे छुपा देखते हैं, वो थोड़ी सी ब्लश कर रही है। लेटो पूछता है कि क्या सच में उसे लगता है कि ये काम करेगा। सलीन जलन में पूछती है कि वो उसके पीछे क्यों घूम रही है। लेटो पूछता है कि उसने कब से उसका पीछा करना शुरू किया। इयान कहता है शायद 5 दिन पहले। लेटो उसे कहता है कि उसके पास जाकर उससे बात कर ले, नहीं तो वो फट जाएगी। तो इयान उसके पास जाता है। सैरिया अपने आप से बड़बड़ा रही होती है कि उसे उससे बात करनी चाहिए, पहले कि बहुत देर हो जाए। इयान उसे बुलाता है और कहता है कि उन्होंने नोटिस किया है कि वो उसके पीछे लगी हुई है। वो हैरान हो जाती है कि उसने उसकी बेहतरीन डिस्गाइज देख ली। वो नर्वस होकर कहती है कि उसे उसकी गाइडेंस चाहिए, क्योंकि वो खुद को स्ट्रांग बनाना चाहती है। इयान कहते हैं कि वो पिछले हफ्ते से ज़्यादा पोलाइट हो गई है और उन्हें नहीं पता कि वो उसे क्या सिखा सकते हैं, क्योंकि वो खुद उससे कमज़ोर हैं। लेकिन उन्हें अपनी सामान्य ज़िंदगी भी वापस मिली है, तो वो नहीं जानते कि क्या करना है। पर वो उसे प्यारी आंखों से देख रही है। इयान कहता है कि वो माफ़ी मांगता है और उसे मना कर देता है। वो पूछती है क्यों, कहकर कि वो उसे 2 बार हरा चुका है। इयान कहता है कि यह बस इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपना गार्ड नीचे कर दिया था, और ये पूरी तरह से किस्मत थी। सैरिया कहती है कि किस्मत भी एक स्किल होती है। वो कहती है यदि तुम लंबे समय तक ऐसा नहीं कर सकते, तो कृपया शिकार महोत्सव तक ही ऐसा करें। इयान कहता है कि यह बेवकूफ़ी है। उस पत्र में भी शिकार महोत्सव का जिक्र था, जिसमें बताया गया था कि शिकार महोत्सव के दौरान कई हादसे हुए थे। जैसे कि एमा, जो कि अल्केमी विभाग से थी, जब जड़ी बूटियां इकट्ठा करने गई थी, उसे एक रहस्यमय राक्षस ने हमला किया और उसका पेट फटा हुआ पाया गया। वो नर्वस होकर कहती है कि उसे मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इयान कहता है कि उसका शुक्रिया, अब उसे याद आ गया कि उसे क्या करना है। ये देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज लग रही है और वो उसे बताता है कि अगर उसे स्ट्रांग होना है तो उसे मेरे बजाय प्रोफेसर ड्रैक से पूछना चाहिए। फिर लेटो पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है और क्या उसने सैरिया के साथ सब कुछ ठीक कर लिया है। इयान कहता है नहीं, लेकिन उसे याद आ गया कि उसे क्या करना है। सच में उसने उस चिट्ठी में लिखी हर बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसके दोस्तों के नाम बार बार उसमें आते रहे। उसे ये कन्फर्मेशन लेना है कि वो सुरक्षित है, और शायद वो सच में भविष्य से उसे ये सब भेज रहा है। फिर आल्केमी के कमरे में एक महिला एक पोशन को बना रही है, और इयान सोचता है कि वो इसके बारे में ज़रूर कुछ जानती होगी। फिर हम एक और चिट्ठी देखते हैं, जिसमें लिखा है मैं अरनकोट में जीवन जीने का आदी हो गया हूँ। मुझे चिंता थी कि जब मैं रेगिस्तान को पार करूंगा तो क्या होगा, जहाँ सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है, लेकिन अंत में यह एक ऐसी जगह भी है जहाँ लोग रहते हैं। सूरज गर्म है और समुद्र उसकी परछाई में चमक रहा है। क्या आपने पुरानी कहावत सुनी है, अगर आप परी की आंखों से देखें तो आप छिपे हुए खजाने देख सकते हैं। यही सच था, और आपको पत्र लिखना भी मेरे दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। फिर ट्रेनिंग एरिया में हम देखते हैं कि सारा एक गहरी सांस लेती है और फिर अपनी तलवार को आगे बढ़ाती है। उसके बाद वो कुछ फैंसी मूव्स करती है, लेकिन प्रोफेसर ड्रैक उसे बताता है कि ये काफ़ी अच्छा है और वो लगभग वहाँ पहुँच गई है। अगर वो मेहनत करती रही तो वो एक अच्छी तरह से संतुलित ऑरा बना सकेगी। जब महोत्सव का समय आया तो उसने उसे धन्यवाद दिया और उसने कहा कि उसे कभी नहीं लगा था कि वो उससे कुछ सिखाने के लिए कहेगी। सैरिया ने कहा कि इयान ने उसे सलाह लेने को कहा था। वो हैरान होता है और पूछता है कि क्या यही सच है, लेकिन वो भी ऐसा ही सोचती है। फिर सैरिया ये कहती है कि उसे अब चलना चाहिए, क्योंकि शायद अब आप कुछ और नहीं सिखा सकते प्रोफेसर।
फिर प्रोफेसर ड्रेक मन ही मन सोचता है कि उसे सोशल स्किल्स की कमी है, क्योंकि उसने सीधे उसके मुंह पर ही कह दिया। फिर सैरिया कहती है कि अगले क्लास में उससे मिलेगी। प्रोफेसर उसे बुलाता है और कहता है कि जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि वह लड़का भी अपने दूसरे वर्ष में शिकार महोत्सव में केवल दूसरा स्थान पाने में कामयाब रहा था। वो उसे कुछ और बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि शायद एक प्रोफेसर के लिए अजीब है कि वो उसे जल्दी ना करने के लिए कह रहा है जब वो अपने ग्रेड सुधारने के लिए इतनी ईगर है। वो उसे बताता है कि वो उसे एक हिंट देगा, क्योंकि ये उसका पहला शिकार महोत्सव है और उसे साउदर्न फॉरेस्ट के इलाके और मॉन्स्टर्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। वहीं शिकार महोत्सव होगा। उसे यकीन है कि उसके सीनियर्स ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया होगा। फिर वो पूछती है कि क्या कोई स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं। डेरिक कहता है कि एंट्रेंस के पास तो हार्डली कोई नहीं है, लेकिन जब वो जंगल के बीच में होगी तो वह कुछ शक्तिशाली राक्षसों को देखेगी। सैरिया कहती है कि अगली बार वो और गहराई में जाएगी, लेकिन प्रोफेसर उसे खुद करने से मना करता है। हालांकि छात्र उनमें से अधिकतर को मात दे सकते हैं, पर वहाँ ऐसे भयानक राक्षसों के रिकॉर्ड हैं जो शिकार महोत्सव के करीब आने पर ज़्यादा बार दिखाई देते हैं। फिर हम एक महिला की आवाज़ सुनते हैं जिसे मैं एमा मान रहा हूँ। कहती है कि सृष्टि के समय स्वर्गीय देवता प्रकाश के साथ पैदा हुआ और अंधकार के साथ आया दुष्ट देवता ओमालोस। स्वर्गीय देवता ने समय के प्रवाह के साथ मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण किया। इसी तरह यह कानून बना कि समय अतीत से भविष्य की ओर चलता है। अगर इस कानून को उलट दिया जाए तो दुनिया बड़े संकट में पड़ जाएगी। इसलिए स्वर्गीय देवता ने समय के क्रम को बनाए रखने के लिए कई पाबंदियां लगाईं। इसीलिए अगर कोई ऐसा प्राणी है जो इस क्रम को चुनौती दे सकता है, तो वह स्वर्गीय देवता का दुश्मन होगा, एक बेहद शक्तिशाली प्राणी, जैसे कि डेल्म, जिस तरह की कहानियों में होता है। महिला पूछती है कि क्या उसे अब समझ में आया। इयान कहता है, बिल्कुल नहीं। वह कहती है कि वो वह है जिसने उसे जगाया, भले ही वो सारी रात जागी रही। फिर भी उसने उससे यह सब समझाने की मांग की, और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 1 महीने तक मुझसे न मिलने के बाद तुम आए और दरवाज़ा बंद करके चले गए। इन सब के अलावा तुमने कुछ बकवास भी कहा, जैसे मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। वो उसे कहती है कि थोड़ी समझदारी सीख ले। हमेशा जब वो किसी बात पर ध्यान देता है तो बाकी चीज़ें भूल जाता है। फिर इयान उससे कहता है कि थोड़ा सहने का भाव दिखा, क्योंकि वो दोस्त हैं। वो कहती है, दोस्त? मेरी बात मत बना। वो सिर्फ तब आता है जब उसे कुछ जानना होता है। इयान कहता है कि उसे पता है, उसने उसे जगाया, लेकिन वो उससे ज़्यादा खराब बर्ताव कर रही है। फिर वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि क्या वो इसे थोड़ा आसान तरीके से समझा सकती है। वो थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है कि कम से कम वो माफ़ी मांग रहा है, तो वो एक बार फिर उसे मुख्य बातें बताएगी। अगर वो समय का मुकाबला करना चाहता है तो उसे बहुत ताकत चाहिए। वो कहता है कि हाँ, शायद। वो कहती है कि इतनी ताकत वाला एक ही प्राणी है, वो है डेलम, जो बुरे भगवान का सेवक है। इयान कहता है कि इसका मतलब है कि उसे डेलम द्वारा पत्र मिले। वो फिर से उसे समझने की सलाह देती है। वो कहता है कि वो बस वही दोहरा रहा है जो उसने कहा। वो कहती है कि अगर उसे किसी का नाम लेना पड़े तो वो खुद भी डेलम का ही नाम लेगी, लेकिन एक काल्पनिक प्राणी ऐसा कैसे कर सकता है जो शायद सच में नहीं है। वो कहता है कि शायद ये बुरा भगवान है। फिर वो कहती है कि वो भी नहीं जानते कि वो सच में है या नहीं। वो हंसते हुए कहता है कि वो सही है। वो कहती है, किसी भी हाल में भविष्य से चिट्ठी आना असंभव है, इसलिए उसे वापस अपने कमरे में जाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सब कुछ सही है। वो कहता है कि उसे थोड़ा कठोर बर्ताव कर रही है, जैसे वो कोई बेवकूफ़ हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कुछ कहा। फिर भी वो सोचता है कि वो पागल है जो ये मान रहा है कि उसे भविष्य से चिट्ठी मिली है। वो कहती है कि उसके पास कुछ देने के लिए है। वो पूछता है वो क्या है, और वो बताती है कि ये उपहार हैं, उपस्थिति मिटाने वाली दवाइयाँ, और ये नई हैं। उसे देखना चाहिए कि ये काम करती हैं या नहीं। वो पूछता है क्या इससे वो अदृश्य हो जाएगा, तो वो कहती है नहीं, ये बस उसकी उपस्थिति मिटा देता है। इयान बोतल का ढक्कन खोलता है और वहीं पर बड़ा घूंट भरता है, जिससे वो चौंक जाती है। वो पूछती है वो क्या कर रहा है, लेकिन इयान बस बताता है कि इसका स्वाद बुरा है। वो पूछती है कि उसने इसे यहाँ क्यों पिया और पता है ये कितना कीमती है। वो कहता है कि बस ये एक टेस्ट था कि ये काम करता है या नहीं, तो उसे अपनी आंखें बंद करनी चाहिए जब वो छिपेगा। वो ऐसा करती है, कहते हुए कि जितने अधिक टेस्ट के परिणाम उतना अच्छा। वो अपनी आंखें बंद करके उसकी उपस्थिति महसूस करने की कोशिश करती है। इसी बीच इयान कहता है कि ये इतना अजीब है
इसे शब्दों में कहना मुश्किल है, लेकिन वो अपनी ही उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा है, जैसे वो एक भूत बन गया हो। अगर वो छिपने के बाद चुप रह सकेगा, तो उसे शिकार महोत्सव के दौरान बहुत बड़ा फायदा मिलता है। फिर वो उसकी टाई पकड़ लेती है, जिससे वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसने कैसे जाना। वो गिर जाता है और वो कहती है कि ये ठीक नहीं है क्योंकि उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। वो पूछता है कि वह इसका क्या मतलब है, तो वो कहती है कि ये उसके शरीर की गंध है। जब उसकी मौजूदगी नहीं होती तब भी उसकी गंध यहीं होती है। वो कहती है कि हर किसी की अपनी एक खास शरीर की गंध होती है जिसे वो खुद नहीं सुन सकते, और जब उसने इसे खुद पर आजमाया तब ये उसके दिमाग में नहीं आया। वो कहता है कि वो समझ गया और उसे शुभकामनाएं देता है, सोचते हुए कि उसे उसके लिए चिंता क्यों हो रही है जब वो इतनी ताकतवर है। वो पूछती है कि क्या वो अब जा रहा है। इयान कहता है कि अब जब उसे पता है कि वो ठीक है, तो वो जंगल में दूसरा टेस्ट ट्यूब पी लेगा और फिर उसे रिपोर्ट करेगा। फिर वो उसे कहता है कि महोत्सव से पहले अकेले जंगल में मत जाना, और अगर वास्तव में जाना पड़े तो पहले उसे बुलाना। वो कुछ बहाना बनाते हुए कहता है कि उसने सुना है कि पिछले दिनों में राक्षस अजीब बर्ताव कर रहे हैं। वो खुश होकर पूछती है कि क्या ऐसा है, तो वो उसे अच्छे से इस्तेमाल करेगी। अगले सुबह वो एक और पत्र पढ़ रहा होता है और उसे फेंक देता है, सोचते हुए कि कौन ये लिख रहा है। वो उसे कचरे में फेंक देता है और सोचता है कि उसने उसे अकेले जाने से मना किया था, इसलिए वो सोचता है कि वो ठीक रहेगी। लेटो अचानक अंदर आता है और पूछता है वो कहाँ भाग गया था, और उसे सेलिन को खुद ही शांत करना पड़ा। इयान कहता है कि ये ज़रूर तुम ही हो। क्या उसे पता है एम्मा ने उसे कितना चिढ़ाया था उन पत्रों की वजह से? लेटो पूछता है कि पत्रों से वो क्या मतलब रखता है और एम्मा कैसी है। वो साइज करते हुए कहता है कि इसे भूल जाओ, और ये मानता है कि उसने उसे बेवकूफ़ बनाया, लेकिन अगली बार उसे ये मत बताना कि कोई मरने वाला है। फिर लेटो कहता है कि उसने सिर्फ एम्मा के बारे में पूछा। वो सोच रहा है कि पत्र में क्या लिखा था, जिसमें बताया गया था कि एम्मा को कैसे पाया गया था, उसका पेट चीर हुआ था। जैसे ही हम उसका खूनी चेहरा देखते हैं, इयान कहता है कि वो ज़रूर ठीक होगी, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही आधी मर चुकी है। इस बार पत्र में लिखा है, पहले तो मुझे थोड़ी शंका हुई जब तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें महीने में एक बार पत्र भेजूं। मेरा मतलब है, ये तुम हो इयान। लेकिन मुझे लगा कि मेरा दिल थोड़ा ज़ोर से धड़क रहा है, ये सोचकर कि तुम, जो हमेशा बिना कुछ कहे मुझ पर मुस्कुराते थे, जब तुम मुझे इतनी दूर भेजोगे तो अपने प्रिय प्रेमी को याद करोगे। लेकिन हमेशा की तरह मैं ही ऐसा महसूस करता हूँ। मैं तुम्हें हर 2 दिन में एक पत्र भेजता हूँ, लेकिन तुम सप्ताह में केवल एक बार उत्तर देते हो। तो दोस्तों, ये मानवा आप सभी को पसंद तो आया होगा। ये बिल्कुल न्यू है और किसी ने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया होगा।